Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, in today's lecture, we are going to start the post-fertilization event, and the first event which we are going to study is endosperm formation and its types. So let's start. तो देखते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है। मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एंडोस्पर्म क्या होता है। सो लेट्स सी। हमारे पास ये एक एम्ब्रियो सैक है एंड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें दो स्ट्रक्चर्स बचे। एक बचा था डिप्लॉयड जाइगोट। तो जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें वन मेल गैमीट हैज फ्यूज्ड विद द एग एंड इट हैज गिवन राइज टू अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बना था डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, और एक बना था इसमें स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉइड which is known as pen, that is primary endosperm nucleus। तो हमने क्या पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन के एंड पर क्या बचता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट और एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अब हम ये समझेंगे कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है और इससे हमें क्या चीजें बनानी है जो कि हमारी हेल्प करेंगी। देखिए, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, इस जाइगोट को बनना है एम्ब्रियो। तो जाइगोट को क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। तो जाइगोट किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो बनाने के लिए जाइगोट से किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फूड की, न्यूट्रिशन की। तो अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है, प्लांट का बेबी बनाना है, तो एक सिंगल सेल वाले जाइगोट से मल्टी सेल्यूलर प्लांट का बेबी बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फूड या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एक टिश्यू करेगा which is generally triploid in nature in angiosperms, and that tissue is known as endosperm। तो जो टिश्यू भोजन देगा जाइगोट को ताकि वो एम्ब्रियो बन जाए, वो टिश्यू कहलाता है एंडोस्पर्म। तो ध्यान से सुन लेना, जो टिश्यू जाइगोट को फूड देगा, न्यूट्रिशन देगा, भोजन देगा, जिससे जाइगोट बन जाए एम्ब्रियो, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर बन जाए मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, तो उस फूड को देने वाले टिश्यू का नाम क्या है, एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो पैदा हो रहा पेड़ का बच्चा है, प्लांट का पैदा हो रहा बच्चा जो भोजन लेता है जिस टिश्यू से, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। सो इट इज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू। सो एंडोस्पर्म provides nutrition to zygote so that it may change into the embryo। तो पेड़ के बच्चे को पैदा होते समय जिस भोजन की जरूरत पड़ती है, वो भोजन कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। अब ये एंडोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको देखिए। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड होता है बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए
कि कौन से कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, तो आंसर विल बी जिम्नोस्पर्म। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड 3n। and in certain families like peperomia and in plants like peperomia and fritillaria, पेप्रोमिया और फ्रिटिलेरिया प्लांट्स में ये पॉलीप्लॉइड इन नेचर है, यानी कि मोर देन 3n, जैसे कि फ्रिटिलेरिया में 5n एंड पेप्रोमिया में 9n तक देखा जाता है। तो ज्यादातर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड, और कुछ प्लांट्स के अंदर ये मोर देन ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, सो इट इज अ एक्सेप्शन। जनरली क्या देखा जाता है एंजियोस्पर्म्स में? ट्रिप्लॉइड। और कुछ प्लांट फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म देखा ही नहीं जाता, जैसे कि ट्रेपेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टिमोनिएसी। तो ट्रेपेसी, ऑर्किडिएसी एंड पोडोस्टिमोनेसी फैमिलीज में एंडोस्पर्म बनता ही नहीं। तो हमारे पास 3 कंडीशन मेन आएंगी। पहली, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। दूसरी, जिम्नोस्पर्म में यह हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म में यह ट्रिप्लॉइड होता है। और पॉलीप्लॉइड किस में देखा गया है? पेप्रोमिया और फ्रिटिलेरिया प्लांट में। और विदाउट एंडोस्पर्म प्लांट फैमिलीज कौन सी हैं? ट्रेपेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टिमोनेसी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या था, यह बात आपको अभी समझाई, और वो देखिए। तो एंडोस्पर्म क्या है? यह फूड प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है जो कि जाइगोट को फूड देगा ताकि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। तो डेवलपिंग प्लांट बेबी को फूड कौन देता है? एंडोस्पर्म। डेवलपिंग प्लांट बेबी को फूड कौन देता है? एंडोस्पर्म। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अब आपको इस डायग्राम से ये क्लियर हो गया कि एंडोस्पर्म क्या चीज होती है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। एंड नाउ वी हैव टू स्टडी इट्स 3 टाइप्स। तो एंडोस्पर्म 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, और तीनों टाइप्स को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये आ गया एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये है हमारे पास हमारा डिप्लॉयड जाइगोट। अब इस जाइगोट को एंडोस्पर्म कैसे मिलता है वो चीज देखिएगा। यह है हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज अ ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अगर ये न्यूक्लियस लगातार रिपीटेड माइटोसिस करे बट विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो उस कंडीशन में यहां पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन जाएंगे, और ये बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस एक साथ क्या कहलाएंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहलाएंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जिस न्यूक्लियस ने लगातार डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए, तो वो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पहला न्यूक्लियस जिसने बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए, वो न्यूक्लियस क्या कहलाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड all these nuclei are together known as free nuclear endosperm, and it is freely suspended in the embryo sac.
तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये न्यूक्लियस फ्लोट करते रहेंगे और क्या कहलाएंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड फूड टू द जाइगोट सो दैट इट मे चेंज इनटू द एम्ब्रियो। और हमेशा पहले एंडोस्पर्म बनेगा, बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो हमेशा पहले एंडोस्पर्म बनता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी मतलब पहला, फर्स्ट। तो वो न्यूक्लियस जो डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना देगा, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जब ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और एम्ब्रियो सैक में भर जाएंगे, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और कोकोनट के केस का, इसका आपको एक स्पेशल पॉइंट बताने वाला हूं अब, वो देखिएगा। हमारे पास ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया और ये सभी न्यूक्लियस जाकर के पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस जाकर के पेरीफेरी पर अरेंज हो गए और यहां पर सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बन जाएगी। सो अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट के केस में क्या हुआ? पहले बहुत सारे क्या बन गए? फ्री न्यूक्लियाई। और इसे हम क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बने और फिर वो न्यूक्लियस जाकर के एम्ब्रियो सैक की बाउंड्री के पास इकट्ठे हो गए। जब ये न्यूक्लियस बाउंड्री के पास इकट्ठे हो जाएंगे तो बीच में जो जगह है वो खाली हो जाएगी और वहां पर क्या आ जाएगी? अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और अब जो न्यूक्लियस बाउंड्री के नजदीक होंगे, यानी कि ये वाले, ये अपने लिए सेल्स बना लेंगे। सो दीज न्यूक्लियस विल फॉर्म सेल। और ये सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। और क्या बन जाएंगे? यहां पर पेरीफेरी पर सेल्स बन गए। लेकिन कुछ न्यूक्लियस अभी भी यहां पर फ्रीली फ्लोट करेंगे। तो कुछ न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो गए? सेल्स में। और कुछ न्यूक्लियस अभी भी फ्रीली फ्लोट करेंगे। तो जो न्यूक्लियस फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं ये बनाएंगे कोकोनट वाटर। तो जो आप नारियल पानी देखते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो नारियल पानी क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जब कोई नारियल छोटा होता है, टेंडर एज में होता है, तब उस समय पर ये फ्री न्यूक्लियस देखे जा सकते हैं। बट जो नारियल एडल्ट है, जो आप अपने घर में खाने में यूज करते हैं, उस नारियल का जो पानी है वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिखाई नहीं देता, यानी कि उसमें ये फ्री न्यूक्लियाई नहीं होते। तो जो यंग कोकोनट होता है उसमें आपको फ्री न्यूक्लियस दिखाई देंगे और उसके वाटर को क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बोर्ड एग्जाम के लिए ये 1 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आप कहेंगे इट्स एग्जाम्पल इज कोकोनट वाटर। व्हेन एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई keeps on floating
in the embryo sac, then it is known as free nuclear endosperm. यदि न्यूक्लियस किसमें फ्लोट करते रहे, एम्ब्रियो सैक में, तो क्या कहलाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और उसका एग्जाम्पल कोकोनट वाटर. लेकिन जिन न्यूक्लियस ने ये सेल्स बना लिए थे, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म. और इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. तो जो आप कोकोनट का व्हाइट पार्ट खाते हैं उसको क्या कहते हैं, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. एंड इट इज अ टाइप ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म which is modified from free nuclear endosperm, and it is a special case. और ये भी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. तो आप क्या लिख के आएंगे, इट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. तो व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट सेल्यूलर एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और ये स्पेशल केस है कोकोनट का विच कम्स अंडर द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, यदि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कई बार डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना दे, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंड इट इज फाउंड इन 161 families of angiosperm, and in this primary endosperm nucleus divides repeatedly to produce large number of free nuclei, and it is also found in maize, wheat, rice and sunflower. तो बहुत इजी है, एक न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड किया, बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए, तो क्या कहलाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और अगर इन न्यूक्लियस ने सेल्स जनरेट कर लिए तो ये क्या कहलाएगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म. और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट या फिर कोकोनट मीट. तो व्हाइट कर्नल को और क्या कहा जा सकता है, कोकोनट मीट. एंड वाटर ऑफ कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नाउ वी हैव टू डू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. तो अभी हमने 1 मार्क के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए इसके अंदर, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं. और वो क्या थे, नंबर 1 दैट इज व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, इट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. एंड कोकोनट वाटर, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के केस में आपने क्या देखा है, ये जाइगोट, और यहां पर क्या भर जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई विच आर जनरली अरेंज्ड एट द पेरिफेरी. सो दीज आर फ्री न्यूक्लियाई, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. द सेकेंड कैटेगरी इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. इसमें देखिए ये आ गया जाइगोट. अब इसके बाद जो पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट विल डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, एंड these 2 nuclei will form a transverse wall and it will develop into 2 cells. तो यहां पर पेन ने माइटोसिस करा और 2 सेल्स बना दिए, एंड these 2 cells are known as 2 cell endosperm. फिर ऐसे इसमें 4 सेल्स बन जाएंगे, and these 4 cells is known as 4-celled endosperm. And after it, this is our zygote. This entire structure will get filled up by the cells, and this is known as
अ कंप्लीट सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में पेन ने डिवाइड करके पहले 2 सेल बनाए, फिर 4 सेल बनाए, फिर ये सेल्स लगातार बढ़ते जाएंगे और ये पूरे स्ट्रक्चर को किससे भर देंगे? सेल्स से। और ये है हमारे पास जाइगोट, और ये सभी सेल्स एक साथ क्या कहलाएंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में फर्स्ट सेल डिवीजन से ही, फर्स्ट माइटोसिस से ही यहां पर सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी और सेल्स कंपार्टमेंट बनते चले जाएंगे। तो यहां पर कोई सेल वॉल नहीं बनी थी, न्यूक्लियस फ्री थे। कोकोनट का केस स्पेशल था, उसको अलग रखेंगे, लेकिन न्यूक्लियस फ्री रहते हैं इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में फर्स्ट सेल डिवीजन से ही सेल्स बनने स्टार्ट होंगे और सेल वॉल भी बननी स्टार्ट होगी, और लास्ट में आते आते तक यहां पर सारे में सेल्स भर जाएंगे और ये सभी सेल्स एक साथ क्या कहलाएंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में एवरी डिवीजन ऑफ पेन is followed by cytokinesis and it forms cellular endosperms, and it is found in 72 families of dicot plants, for example balsam, datura, petunia, etc. And now we have to do the third category, which is known as halobial endosperm, and it is found in order Halobiales, and it is common in monocot plants. तो monocot plants में देखा जाता है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म, एंड इट इज इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन दीज टू टाइप्स, दैट इज न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। देखिए ये हमारे पास आ गया एक एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये आ गया जाइगोट, और ये आ गया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए, एक लार्ज और एक थोड़ा सा उससे स्मॉल। जहां जाइगोट होगा उसके पास वाला जो सेल बनेगा, ये सेल कहलाएगा माइक्रोपाइलर सेल, एंड इट इज लार्ज इन साइज। और ये जो छोटा सेल बना ये कहलाएगा चेलेजल सेल, एंड इट इज स्मॉल इन साइज। तो क्या हुआ? पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कर गया? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन करके कितने कंपार्टमेंट बना दिए? एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 कंपार्टमेंट बना दिए। कौन कौन से? माइक्रोपाइलर सेल एंड चेलेजल सेल। नाउ दिस माइक्रोपाइलर सेल विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो अभी कौन से टाइप का डिवीजन हुआ? सेल्यूलर टाइप का। तो यहां पर क्या देखा गया? सेल्यूलर टाइप का सेल डिवीजन। और अब क्या होने जा रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। किसके अंदर देखा जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? इन दोनों के अंदर, चेलेजल में भी और किसमें? माइक्रोपाइलर सेल में भी। और यहां पर क्या बन जाएंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये आ गया एम्ब्रियो, और अब ये जो है माइक्रोपाइलर सेल का न्यूक्लियस ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर जाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बना देगा। तो अब ये क्या है? फ्री न्यूक्लियाई। तो पहले सेल डिवीजन करके 2 सेल्स बनाए, माइक्रोपाइलर और चेलेजल सेल। तो कौन से टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन फॉलो हुआ? सेल्यूलर टाइप का। और बाद में इन न्यूक्लियसेस ने क्या कर दिया?
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बना दिए, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहले सेल्यूलर डिवीजन, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और ये अब स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये सारे फ्री न्यूक्लियस और ये दोनों सेल्स एक साथ क्या कहलाएंगे? हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन 3 टाइप का एंडोस्पर्म है। यदि फ्री न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यदि सेल्स पाए जाएं, ये जाइगोट आ गया और यहां पर सारे में सेल्स भरे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और अगर फ्री न्यूक्लियस भी मिले और सेल्स भी मिले तो हेलोबियल। सो हेलोबियल इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो होप आपको एंडोस्पर्म समझ में आ गया होगा। तो एंडोस्पर्म कितनी कैटेगरीज का है? 3 कैटेगरीज, फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मेनली 2 कैटेगरीज लर्न करके जानी है, न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर, एंड हेलोबियल कैन कम in your NEET examination, and this category is not given in your NCERT, so you have to focus only on these 2 categories. और आपको क्या ध्यान रखना है? white part of coconut, white kernel of coconut, it is cellular endosperm, and coconut water is free nuclear endosperm, और free nuclear endosperm बनता है न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन से। एंड एंडोस्पर्म क्या करता है? इट गिव्स फूड टू द डेवलपिंग प्लांट एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म गिव्स फूड टू द डेवलपिंग प्लांट एम्ब्रियो। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म 3 कैटेगरीज का हो सकता है। नंबर 1 स्टार्ची, जो क्या प्रोवाइड करता है? स्टार्च, एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन सीरियल्स, दालों में मिलता है। सेकेंड टाइप इज ऑयली, इट इज फाउंड इन कोकोनट, ये ऑयल प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड इज हॉर्नी, इट कंटेन्स हेमीसेल्यूलोज एंड इट इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक बोरासस। तो बोरासस प्लांट के अंदर ये हेमीसेल्यूलोज स्टोर करता है और क्या कहलाता है? हॉर्नी एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म अपने अंदर स्टार्च कैरी कर सकता है, प्रोटीन्स कैरी करता है, ऑयल कैरी करता है, हेमीसेल्यूलोज कैरी करता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि एंडोस्पर्म जो पेड़ को भोजन देता है उसका कंटेंट क्या है, फूड का कंटेंट क्या है, तो आप कहेंगे एंडोस्पर्म के ये सेल्स इस जाइगोट को स्टार्च दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, ऑयल दे सकते हैं, हेमीसेल्यूलोज भी दे सकते हैं। तो जाइगोट को यदि क्या बनना है? एम्ब्रियो, तो उसके लिए क्या चाहिए? फूड, और वो कौन देता है? सेल्स कॉल्ड एंडोस्पर्म, या फ्री न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो जो टिश्यू जाइगोट को या एम्ब्रियो को फूड देता है वो टिश्यू क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म। और इस फूड में, इस भोजन में क्या पाया जा सकता है? स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑयल हो सकता है और हेमीसेल्यूलोज भी हो सकता है। आई होप कि आपको एंडोस्पर्म समझ में आ गया होगा। थैंक यू।